चलो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो भी चीज़ दिया गया है इसका, जो हम कल किए थे। देखो अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने बताया था, तो अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं कि भाई जो संख्या 1 से डिवाइड हो जाए और स्वयं से डिवाइड हो जाए, जैसे यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये भी मैंने बताया था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ, 2 होती है। सबसे छोटी अगर आपसे बोला जाएगा कि सम अभाज्य संख्या बताओ कौन सी होती, तो क्या बताओगे, 2 हो जाएगी। और सबसे छोटी अगर विषम अभाज्य संख्या बोल दिया जाएगा तो क्या हो जाएगी, 3। और क्रमागत में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा क्रमागत सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, तो क्या क्या बताओगे, 3, 5 और 7। ठीक है ना। चलो इसके बाद क्या है, अभाज्य संख्याएं। मतलब यहाँ पे मैंने आपको नंबर लिखाया था कि कितनी संख्याएं होती हैं। तो अगर 1 से लेके कहाँ तक की बात करेगा, 25 तक की, तो कितनी होती है, 9। 1 से लेके 50 तक की अगर बात करेंगे तो बताओ कितनी हो जाएंगी, 6। ठीक है, 1 से लेके 25 तक में 9 और 1 से लेके 25 से लेके 50 तक में 6। और यहीं पे अगर बोल दिया जाएगा कि 1 से लेके 50 तक में, तो बताओ कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 9, 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो यहाँ देखो क्या बोल रहा है, 50 से लेके 100 तक में, 50 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 10। ठीक है ना। और 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 और 25। 1 से लेके 100 तक में टोटल अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितनी हो जाएंगी, 25। और इसका टेबल मैंने कल बताया था कि किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 6 का टेबल करके आप लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे देखो भाज्य संख्याएं आ गई कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं कि वह संख्या जिसका एक तथा उसी संख्या के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाए या भाग चला जाए, तो वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, मतलब ये किसी और से भी कट रही है। जैसे 12 को देख लो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। देखो कई सारी संख्याओं से कट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। सबसे छोटा भाज्य क्या है, 4। सबसे छोटा समभाज्य क्या है, 4। और सबसे छोटा विषम भाज्य क्या है आपका, 9। मतलब 9 क्या है, विषम भी है और क्या है, भाज्य भी है। 3 क्रमागत सबसे छोटी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 8, 9 और 10। ठीक है। अगर इसके बाद दूसरा पूछ ले, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पर देखो ये सबसे छोटी 3 क्रमागत भाज्य संख्याएं हैं, तो आपने लिखा 8, 9, 10, ये तो पहला हो गया ना। अगर दूसरा पूछ ले कि दूसरा बताओ, यानी सबसे छोटा दूसरा 3 क्रमागत भाज्य संख्या है, तो बताओ क्या क्या लिखोगे। 10 के बाद अगर आप देखोगे 11 भाज्य होती है क्या, नहीं। 12 होती है क्या, बिल्कुल। 13 होती है क्या, नहीं। 14 होता है क्या, 15 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। तो कौन, 14, 15, 16, समझ रहे बात को, क्योंकि पहला ये होगा, दूसरा 14, 15, 16 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो सह अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने बताया था कि सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका केवल एक ही गुणनखंड हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे 25 लिखोगे और यहाँ पे अगर आपने 47 लिख दिया, ये संख्याएं एक दूसरे से नहीं कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 से। ठीक है। अब देखो जैसे मान लो कि यहाँ 50 लिख दिया और यहाँ पे 60 लिख दिया, अगर आपसे कोई पूछेगा क्या ये सह अभाज्य है, बोलोगे नहीं है, क्योंकि ये किससे कट जा रही हैं, 10 से कट जा रही हैं। 10 से काटोगे तो 5 आ जाएगा, 10 से काटोगे तो 6 आ जाएगा। अब ये कटने के बाद ये जो आ गई, तो ये कौन सी आ गई, सह अभाज्य आएंगी कि नहीं, क्योंकि 5 और 6 किससे कटेंगे, 1 से। ठीक है ना। चलो ये गुणा वाला मैंने आपको बताया था, गुणा वाला 9 का सीरीज वाला था। ठीक है, तो ये गुणा वाली सीरीज मैंने आपको बता ही दिया था कैसे इसको करना था। गुणा निकालने वाला 3 अंकों वाला, 2 अंकों वाला सब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। सम संख्या भी हमने देख लिया कि वो संख्याएं जो 2 से क्या हो जाए, पूरी विभाजित हो जाएं। एग्जाम्पल में आपको दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15। ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या अगर आपसे पूछेगा तो 2 हो जाएगा, और सबसे बड़ी अगर सम संख्या पूछ लिया जाएगा तो आप इसको बता नहीं सकते हो, ज्ञात नहीं कर सकते हो, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। इसके बाद विषम संख्या के बारे में अगर देखोगे, वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजित ना हो,
वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे देख लो 1, 3, 5, 7, 9 ये सारी विषम संख्या कहलाती हैं। सबसे छोटी अगर विषम संख्या बोलेगा तो क्या होगा? 1 होगा। और सबसे बड़ी अगर विषम संख्या बोलेगा तो इसको भी आप बता नहीं सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या? क्वेश्चन आपका ये बनेगा, ध्यान देना क्वेश्चन में, कि अगर आ जाए कि निम्नलिखित में से एक कौन सी संख्या है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपका आया गया है कि निम्नलिखित में से एक कौन सी संख्या है। आपके 4 ऑप्शन दे देगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला आपको दे दिया सम संख्या, दूसरा आपको दे दिया विषम संख्या, तीसरा आपको दे दिया भाज्य संख्या और चौथा आपको दे दिया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि एक कौन सी संख्या है। बताओ, क्वेश्चन आपका यही है, निम्न में से एक जो है कौन सी संख्या है? बताओ, सम संख्या है क्या? नहीं है। विषम संख्या है क्या? बिल्कुल विषम संख्या है। भाज्य संख्या है क्या? नहीं है। अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है। क्योंकि सम संख्या की बात करोगे तो कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से, और विषम संख्याएं 1 से, भाज्य संख्याएं 4 से और अभाज्य संख्याएं 2 से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये याद रखना है। इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, भाज्य से भाज्य इसका ऑप्शन लगा देते हैं। एक भाज्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक क्या है? विषम है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब देखो क्या आ गया, गुणनखंड। थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। गुणनखंड किसे कहते हैं? किसी संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूरी तरह से क्या कर दें? विभाजित कर दें। ठीक है, किसी संख्या के, दूसरी लाइन पढ़ सकते हैं कि किसी संख्या के गुणनखंड उस संख्या के सभी भाजक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगला देखो क्या लिखा गया है कि प्रत्येक संख्या कम से कम एक व स्वयं के अवश्य विभाजित होती है। मतलब जैसे ये बताओ कि कोई भी एक संख्या ले लो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 17 ले लिया। अब इस 17 को, इस लाइन को समझना क्या बोल रहा है। प्रत्येक संख्या कम से कम किससे डिवाइड होगी? 1 से डिवाइड होगी और किससे? स्वयं से डिवाइड होगी। तो ये बताओ, ये 17 1 से कट जाएगा और 17 किससे कट जाएगा? 17 से कट जाएगा। समझ रहे बात को? यानी कोई भी संख्या जो होगी वो 1 से कटेगी और स्वयं से कट जाएगी। और ये 1 और 17 के क्या हैं? गुणनखंड हैं। समझ रहे हो क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, आगे अगर बढ़े, देखो अब अगर आपको गुणनखंड निकालना है, तो देखो यहाँ पे 10 दिया है, 10 का गुणनखंड निकालना है। अब जैसे मान लो वहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, एग्जाम्पल क्या दिया था ये बताओ? 12 है। जैसे यहाँ पे क्या दिया है? 12। 1 और 12 से पूरी तरह क्या है? विभाजित है। अब यहाँ पे देखो 1 और 12 बीच में छूटा हुआ है और होना चाहिए। देखो 12 को अगर देखोगे तो 12 बोलोगे सर 1 से भी कट जा रहा है, 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, 4 से भी कट जा रहा है, 6 से भी कट जा रहा है और 12 से भी कट जा रहा है। मतलब इतनी संख्याओं से ये पूरा क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, आगे देखो 10 के अगर आपको निकालना है तो बताओ कौन कौन से होंगे? बोलोगे सर 1 होगा, 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 5 होगा, 5 के बाद क्या होगा? 10 होगा। समझ रहे हो बात को? 26 के अगर आपको निकालना है तो बताओ क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 13 होगा और 26 होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब इसमें आपको टेबल याद होना चाहिए, है कि नहीं? 36 के निकालना है तो बताओ 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा, है कि नहीं? 12 से कटेगा और बताओ 18 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ठीक है, 18 के बाद किससे कटेगा? 36 से कटेगा। समझ रहे बात? 48 की अगर बात करो बताओ 48 किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा,
3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, इसके बाद 12 से कटेगा, 12 के बाद 16 से कटेगा, 16 के बाद 24 से कटेगा और 24 के बाद 48 से कटेगा भाई। 12 दूनी 24, 16 ती 48, 24 दूनी 48, 48 से कम 48 कट जाएगा। 60 के अगर आप गुणनखंड निकालोगे तो बताओ 1 2 3 4 5 6, इसके बाद बताओ 6 के बाद क्या आएगा, 6 के बाद 10 आएगा, 10 से भी कट जाएगा, 10 के बाद 12 से भी कट जाएगा, 12 के बाद 15 से भी कट जाएगा, 15 के बाद 20 से भी कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? 20 के बाद अगर देखोगे तो 30 से कट जाएगा ना भाई, और 30 के बाद किससे कट जाएगा? 60 से कट जाएगा। ठीक है। 72 के अगर आप गुणनखंड निकालोगे तो बताओ 1 2 3 4 6 के बाद 8 9 12, इसके बाद बताओ 18 चौक 72 होता है। ठीक है। इसके बाद अगर देखोगे 24 होता है, 24 तिक 72 होता है, 36। ठीक है। इसके बाद बताओ 36 के बाद सीधा 72, ये इनके गुणनखंड हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? यानी कोई भी संख्या जितने से कट रही है वही उसके क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। अब आगे देखो, अब क्या आ गया? परिमेय संख्याएं। क्या आ गई भैया? परिमेय संख्याएं। यानी परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रैशनल नंबर। परिमेय संख्या देखो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपको मिल जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चनों में आते हैं। थोड़ा सा पहले बेसिक आपको वही चीज़ पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? P/Q, यानी P/Q। P/Q का मतलब क्या होता है भाई? ये क्या है? भिन्न है कि नहीं है? ये फ्रैक्शन है ना, और भिन्न में ऊपर वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, तथा Q नॉट इक्वल 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने कल बताया था पहली क्लास में कि अगर आप किसी संख्या में, जैसे मैंने बताया था कि 5 में अगर 0 का भाग दे दोगे तो ये क्या आ जाएगा? अनंत आएगा। अगर Q का मान 0 हो गया तो ये अनंत आ गया, तो मतलब ये परिमेय संख्या नहीं बनेगी। तो इसीलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल में देख लो, 4 है, 8 है, 11 है, -3 है, -7 है, -12 है, 2/5 है, 7/9 है, 4/9 है, 8/5 है, 7/3 है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 8 लिखा है, बोलोगे सर यहाँ तो सिर्फ 8 ही लिखा है, अंश है, हर नहीं है। तो किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 रहता ही रहता है, ऊपर 1 नहीं लगा दोगे। अब जैसे 8 लिखा है तो आप इसको 1/8 नहीं लिख सकते, पर 8 को आप 8/1 लिख सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो देख, वही चीज़ दिया गया है कि परिमेय संख्या अंश हर के रूप में होती है। अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक में धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है, बट 0 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? ठीक है। चलो, अब ये क्या है? महत्तम समापवर्तक, जिसको हम क्या बोलते हैं? HCF। समझ रहे हो बात को? HCF निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, और इसी में कंफ्यूजन आ जाता है, थोड़ा सा ध्यान देना। महत्तम कहते क्या है? कहते किसे हैं? 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से महत्तम सम अपवर्तक में से सबसे बड़ा सम अपवर्तक उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है, मासा कहलाता है। मासा कहलाता है। अब कहने का मतलब आप पहले ऐसे समझ लो, कहने का मतलब आप ऐसे समझ लो, ये क्या लिख दिए हैं एग्जाम्पल में? पूरा एक गलत कर दिए हैं। 8 इसका आ ही नहीं सकता है, 8 इसका आ ही नहीं सकता है। ये आपका 72 होगा, ये आपका 72 होगा, 4 यहाँ पे होगा नहीं। 48, 64 और 72। अभी एग्जाम्पल में समझ लो कैसे। हम एक छोटा सा नंबर पहले उठा रहे हैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बोल दिया 12 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 18। इसका आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF निकालने के पहले तरीके देख लो कि HCF निकालने के कितने तरीके होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं कि
HCF कैसे निकालेंगे? तो HCF निकालने के दो तरीके होते हैं। एक आपका होता है, आपने पढ़ा होगा, गुणनखंड विधि होगा, गुणनखंड विधि आपका होगा, और दूसरी आपकी क्या होगी? डिवाइड मेथड होगा, भाग विधि होगी। ठीक है, कैसे क्या करेंगे? गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि जैसे मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल मैंने किसका किसका दिया था? 12 और 18 का। इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। कैसे निकालोगे? ध्यान से समझो। गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि जो संख्या दी गई है 12 लिख लो और यहाँ पे 18 लिख लो। अब 12 के गुणनखंड निकाल लो कि 12 किससे किससे डिवाइड हो जाएगा। यानी आप बोलोगे सर, यानी कहने का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4 और 4 तेरी 12, यही करोगे। ठीक है। या फिर एक तरीका आपने और बचपन में सीखा होगा कि जैसे पहले आप 12 यहाँ पे लिखोगे, इसमें पहले आप किसका भाग दोगे? 2 का 6 आएगा, फिर 2 का भाग करोगे तो क्या आएगा? 3, फिर 3 का भाग करोगे तो क्या आएगा? 1। ऐसे करते थे। ठीक है। इसी तरह हम 18 का अगर करेंगे तो यहाँ पे हम 18 कर लेते हैं। 18 का अगर करेंगे तो बताओ, पहले 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब हम देखो, अगर हमको LCM निकालना होता तो दोनों को साथ में निकालते, HCF निकालना है तो अलग अलग। अब हमको ये ध्यान देना है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, जो दोनों में कॉमन दिख जाए उसको लिख लो। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 रख दो। अब देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है क्या? नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है क्या? नहीं है। तो इन दोनों का ही आपस में गुणा कर दोगे, 2 3 कितना आ गया? 6। ये होता है इसका गुणनखंड विधि। भाग विधि जो बड़े बड़े क्वेश्चनों में आपकी अप्लाई होगी वो ये अप्लाई होगी। ठीक है। अब ये कैसी होती है ये समझ लो। यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं 12 और 18 दिए गए हैं, तो आपको करना क्या है? बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का डिवाइड कर देना है। तो इस 12 का भाग आपको 16 में देना है, और भाग तब तक देना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। 12 1 कम, माइनस करोगे तो क्या आएगा? 6। अब देखो यहाँ पे 0 आना चाहिए पर 6 आ गया। अब इस 6 का भाग किस में दोगे? इस 12 में। तो यानी यहाँ पे क्या लिख दोगे? 12। 6 दूनी 12, क्या आ गया? 0। तो ये क्या हो गया? HCF। समझ रहे बात को? तो ये आपकी क्या से भाग विधि कहलाती है, और इसी का हम यूज एग्जाम में करते हैं, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। समझ रहे बात को? देखो यहाँ पे 2 नंबर थे, अगर मान लो 3 नंबर आ जा रहे हैं तब कैसे करेंगे? देखो, जैसे 24 आ गया, 36 आ गया और 48 आ गया। अब इसका हमको निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है। इसका हम HCF निकाल रहे हैं, ध्यान देना। तो मैंने क्या बताया है कि आपको भाग विधि अप्लाई करना है। तो सबसे बड़ी वाली संख्या पहले लिख लो 48, और इसमें भाग दे दो इससे छोटी वाली को। इससे छोटी क्या है? 36। 36 एक कम, घटाओगे तो कितना बचेगा? 12। अब इस देखो, भाग तब तक देते रहना है जब तक 0 ना आ जाए। अब इस 12 का भाग किस में दोगे? 36 में। तो 12 त्याई 36, कितना आया भैया? 0 आया। अब यहाँ पे ये जो 12 आया है ना, अब इस 12 का भाग आप किस में दोगे? इस 24 में दोगे। तो यानी यहाँ पे कर दोगे 12 और डिवाइड ये 24 में। तो 12 दूनी 24, यहाँ भी शेषफल क्या आ गया? 0। तो आपका HCF कितना हो जाएगा? HCF आपका बन जाएगा कितना भाई? 12। समझ रहे बात को? ये आपका भाग विधि यानी HCF कहलाता है, HCF निकालने के लिए। समझ में आ रहा है बात को? कि अगर कितनी भी संख्या दे दिया जाएगा तो आपको उसमें से, जैसे मान लो थोड़ा सा बड़ी नंबर दे देते हैं, जैसे मान लो 128 दे दिया, 512 दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे आपको 64 दे दिया। अब इसका आपको HCF निकालना है। देखो बड़ी नंबर आ गए, तो यहाँ पे बताओ किसका भाग किस में दोगे? 512 में किसका भाग दोगे? 128 का देंगे। यहाँ पे बताओ कितनी बार जाएगा? जाएगा क्या? कितनी बार में? 512 में 128 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा। 4 8 32 की 2 हासिल कितना आ गया? हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, कितना आया? 1, 4 1 कम 4 और 1 5, क्या आ गया?
आया कि नहीं आया? अब ये बताओ, ये 128 आया, अब 128 में हम किसका भाग देंगे? 64 का भाग देंगे। 64 दूनी कितना होता है? 128। यहाँ भी क्या आ गया? 0। अब बताओ तो HCF क्या हो जाएगा? 64। ठीक, तो ये आप निकालने का तरीका है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे देखो जो आपको दिया गया है। HCF निकालने के दो तरीके, अभाज्य गुणनखंड विधि होता है, प्राइम फैक्टर वाला गुणनखंड विधि, जो हम इसको अगर गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप समझ लो गुणनखंड विधि जो मैंने बताया अभी, जैसे आप यहाँ पे 24 लिखोगे, 36 लिखोगे और 60 लिखोगे। 24 के आप गुणनखंड करोगे तो भैया क्या हो जाएंगे? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 को कितना होता है? 24 होता है कि नहीं? इसके बाद 36 को आप लिखोगे तो बताओ क्या लिखोगे? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 होता है कि नहीं? इसके बाद 60 को आप लिखोगे तो क्या करोगे भैया? 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंचे 60 होता है कि नहीं होता? टेबल याद होगा तो आप बना सकते हो आसानी से। अब इसका हमको क्या करना है? देखो ये तीनों में कॉमन दिख रहा है क्या? तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 2। ये तीनों में कॉमन दिख रहा है क्या? आ जाएगा 2। अब बताओ ये 3 जो है तीनों में कॉमन है क्या? तो क्या हो जाएगा? 3। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, कुछ कॉमन है नहीं तो कुछ लेना नहीं है। 2 दूनी 4 3 12। HCF कितना आ गया? 12। ये कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। ठीक है, यहाँ अगर मान लो कि इसी को हमको भाग विधि से निकालना है, जैसे मान लो ये दिया हुआ है, इसको अगर हम भाग विधि से हम इसको निकालना चाह रहे हैं तो बताओ 72 में किसका भाग देंगे? 48 से। किससे? 48 से। 48 से कम 48 घटा दो, 12 में 8 गया 4, यहाँ कितना बचेगा? 24। अब 24 का भाग किस में? 48 में। 24 दूनी 48 आता है कि नहीं आता? 0 0 आ गया। अब देखो इस 24 का भाग किस में दोगे? 36 में। 24 का भाग दे दो भाई 36 में। 24 से कम 24 घटाओगे कितना आएगा? 12। अब 12 का भाग किस में दोगे? 24 में। जब तक 0 ना आ जाए वही चीज़ अप्लाई करते रहना। देखो यहाँ 0 आया पर ये संख्या बची हुई थी अभी, ठीक है, इसलिए और आगे प्रोसेस करना पड़ा। अब 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24। अब बताओ कितना आ जाएगा? 0। तो अब आपका HCF कितना आ जाएगा? 12। समझ रहे हो बात को? तो ये आपका HCF निकालने का तरीका होता है। ठीक, आगे अगर बढ़े थोड़ा सा, ये क्या है? HCF अपवर्तन विधि जो बोल सकते हैं, जो अभी हमने बताया है। देखो वही तरीका होता है ये भी गुणनखंड वाला। हमने एक साथ यहाँ पे दोनों बता दिया है, यहाँ पे हमने एक साथ दोनों बता दिया है। ये वाला बोल सकते हो और ये वाला बोल सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, अब इसको ज़रा इसका निकाल के बताओ आप लोग, क्या इसका आंसर निकालोगे? 24 और 36 का और 90 60 120 का HCF आपको निकालना है। डिवाइड मेथड से करके बताओ क्या आएगा? डिवाइड मेथड से करके बताओ क्या आएगा? ज़रा आप लोग निकालो भैया। 24 और 36 का और 60 90 और 120 का। 60 90 और 120 का। बारह आएगा। थर्टी आएगा, सही है। देखो भाई इसको हम सीधा सीधा देखो क्या करेंगे। 24 का भाग हमको किस में दे देना है? 36 में। 24 से कम 24 कितना बचेगा? 12। 12 का भाग 24 में। 12 दूनी 24। शेषफल कितना आ गया? 0। तो हमारा HCF यहाँ पे बोल सकते हैं कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, HCF हमारा 12 आ गया। ये हमारा HCF हो गया। अगर मान लो कि आपको टेबल याद है ना तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। बताओ आपको इन दोनों नंबरों में ऐसा सोचना है कि किसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। बोलोगे 12 दूनी कितना होता है और 12 3 36 होता है कि नहीं होता है? ये हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। इसको अगर आपको निकालना है तो वही बताओ, सबसे पहले भाग विधि का अप्लाई ही करना है। 90 का भाग बताओ किस में दोगे? 120 में। एक बार जाएगा 90 आ जाएगा, माइनस करोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। अब 30 का भाग 90 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 90 मतलब क्या आ गया? 0 आ गया। आया? अभी यहाँ पे 60 बचा हुआ है। अब इस 30 का भाग किस में दोगे? इस 30 का भाग किस में दोगे? 60 में। 30 दूनी 60। यहाँ भी देखो 0 आ गया। अगर यहाँ 0 नहीं आता तो फिर और आगे प्रोसेस जाता। समझ रहे हो? तो अब यहाँ से आपका SCF ये निकल के आ जाएगा कितना? 30। ठीक है। अब वैसे भी अगर 30 का टेबल देखोगे तो 30 से ये तीनों संख्याएं आपकी क्या है? डिवाइड है। समझ रहे बात को? तो ये SCF आपको निकालने का तरीका होता है। समझ रहे हो? आगे अगर थोड़ा सा और देख लेते हैं देखो, एक तरीका SCF का और होता है। सबसे पहली बात जो हम एग्ज़ाम में हल करेंगे, जैसे ये सारी चीज़ें, अगर मान लो ये भी चीज़ें हमको नहीं अप्लाई करना है ना, तो जो शॉर्ट ट्रिक होती हैं तो उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। कि जैसे मान लो कि मैंने आपको यहाँ पे दिया 18 और मैंने आपको दिया 24, ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे दिया 32। इसका आपको SCF निकालना है। ठीक है। आपको ना गुणनखंड विधि लगाना है और ना आपको भाग विधि लगाना है। तो इसके लिए आपको ये होना चाहिए कि थोड़ा सा आपको चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जब आपको ऐसा अगर चीज़ दे तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का अंतर ले लो। ठीक है। इन दोनों का अंतर 32 में से 24 घटाओगे तो बोलोगे सर ये आएगा 8। ठीक है। इसके बाद इन दोनों का जब अंतर लोगे तो सर बोलोगे यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक। अब एक बात को समझना, यहाँ पे नंबर थे 3 पर यहाँ पे नंबर आए कितने? 2। यहाँ भी 3 नंबर आना चाहिए। कैसे आएंगे 3 नंबर? इसमें से इसको घटाया है तो ये आया है, इसमें से इसको घटाया है तो ये आया है, तो फिर इसमें से इसको घटाओगे। ठीक। 32 में से अगर 18 निकालोगे तो बताओ कितना आएगा आपका? 14 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब एक बात बताओ, ये इसको काट सकते हैं क्या एक दूसरे को? नहीं काट सकते भाई। 8 से ना 6 कटेगा, ना 6 से 8 कटेगा, ना 6 से 14 कटेगा, नहीं कटेगा। तो एक काम कर लो, एक बार और डिफरेंस ले लो। अंतर कितना आएगा इसका? 2। इसका अंतर कितना आएगा बताओ? 14 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 6। अब एक बात बताओ, इस 6 को ये 2 काट सकता है क्या? तो आपका SCF जो हो जाएगा बताओ कितना आ जाएगा? आप चाहे भाग विधि से निकाल के देख लो। बताओ 32 में हम किसका भाग देंगे? 24 का। कितनी बार जाएगा? यहाँ पे क्या रखेंगे? 24। कितना आएगा यहाँ पे? 8। 8 का भाग किस में? 8 3 को 24। कितना आया शेष फल? 0। आया कि नहीं आया? अभी हमारा एक संख्या बचा है क्या? 18 बचा है कि नहीं? अब हम 8 का भाग किस में देंगे? 8 दूनी कितना बचा यहाँ पे? 2 का भाग किस में? 18। ये क्या है? 8 है। 2 चौको 8। कितना आ गया? क्या आया? आया कि नहीं? तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। बस क्या है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो माइनस कर रहे हो, माइनस करने पे जो नंबर आए उसका मल्टीपल आना चाहिए। समझ रहे हो? यहाँ पे हमने माइनस किया तो ये इसका मल्टीपल नहीं है, मतलब ये इससे नहीं कट रहा। अगर ये इससे कट जाता है यहाँ पे तो ये हो जाता है इसका SCF। घटाते रहेंगे। समझ रहे हो? और SCF निकालने के लिए हमेशा क्वेश्चन में यही बोलता है, SCF निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको यही बोलेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, बचपन में अगर पढ़े होंगे तो याद आता होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। और LCM के लिए क्या होता है? छोटी से छोटी संख्या होती कि नहीं होती है? तो क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा रहेगा, ऐसे ही पहचानेंगे। वहाँ पे ये नहीं लिखा रहेगा कि इसका SCF निकालो या इसका LCM निकालो। क्वेश्चन आपको इस तरीके से कुछ रहेगा कि जैसे मान लो कि यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे मान लो कि अगर उसने दे दिया तो क्या दे दिया कि 24
48 और यहाँ पे 96 बोलेगा कि यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या लिख देगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे अब ये संख्या रहेगी कि 24, 48 और 96 में भाग देने पर पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपके सामने। अब देखो यहाँ पे एचसीएफ की बात कर रहा है क्या, क्वेश्चन में नहीं कर रहा है, फिर भी हमको जैसे ही हमने ये पढ़ा तो हम तुरंत समझ जाएंगे क्या बोल रहा है वो, एचसीएफ बोल रहा है। मतलब आपको एक ऐसी नंबर बताना है कि जो इन तीनों को क्या कर पाए, डिवाइड कर पाए। मतलब एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको हम 24 में भाग दें तो भी कट जाए, 48 में भाग दें तो 48 कट जाए और 96 में भाग दे तो 96 कट जाए। समझ रहे हो? अगर आपको देखो इसको निकालोगे तो भी आप निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको टेबल याद है तो ये आपको एक ऐसे नंबर के टेबल में तीनों नंबर मिलना चाहिए। तो बताओ किसके नंबर में आते हैं, किसके टेबल में? 24 भी आना चाहिए, 48 भी आना चाहिए और 96 भी आना चाहिए। बताओ भैया, 12 आ जाएगा कि 24 आएगा? बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है भाई, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है आपको, छोटी नहीं ले लेना है। 12 ही आएगा। एचसीएफ निकाल के बताओ फिर एक बार, 12 आ रहा है, क्या रहा है? एचसीएफ निकाल के बताओ भैया क्या रहा है कि 24, 48 और 96 का एचसीएफ अगर हमको निकालें तो क्या रहा है? बताओ भैया क्या रहा है? 24 आ रहा है। 12 फिर गलत हो जाएगा, है ना? अब आपको देखो, आपको ये लगा कि भैया 12 के पहाड़े में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 12 दूनी 24, 12 चौक 48 और 12 अट्ठे 96, पर 24 के भी पहाड़े में आते हैं। 24 बड़ा है, आपको कौन सा लेना है? बड़ा से बड़ा। अगर इसके टेबल में नहीं आते तो फिर क्या होता? 12 हो जाता। समझ रहे हो बात को? तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अब देखो जैसे मैंने क्या बताया ना कि अगर आपको नहीं करना है तो डिवाइड, वो डिफरेंस ले लो। 48 में से 24 घटाओगे तो क्या आएगा? 24 आएगा। और 96 में से 48 घटाओगे तो क्या आएगा? 48। और 24 जो है ना 48 को काट देता है, काटता है कि नहीं काटता? काट देगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है। तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चन को आप यही समझना है कि जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन देगा, यही आपके सिलेबस में आगे जब पढ़ोगे ना, सिलेबस में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना? हाँ। अब अगला क्या होता है आपका, अगर देखेंगे थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। क्या? एलसीएम। ठीक है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा बचपन में लासा, लघुत्तम समापवर्तक, पढ़े होगे कि नहीं? ठीक है। तो इसको भी निकालने के लिए दो तरीका होता है, एक गुणनखंड होता है और दूसरा भागविधि होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे एक संख्या 6 लिखा और एक संख्या 8 लिखा और मैंने आपसे बोला कि इसका लासा क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम बचपन में सिर्फ यही चीज़ अप्लाई करते थे, दोनों को एक साथ लिख के काटना पीटना स्टार्ट, यानी 6 लिखेंगे 8 लिखेंगे, ऐसा कुछ करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं, किससे? 2 से। 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। अब किससे काटेंगे? 2 से। जब तक दोनों में से कोई एक नंबर कटता रहेगा उसको काटते रहेंगे। ये 3 ही रहेगा,
यहाँ पे 2 आ जाएगा, अब किससे काटेंगे? 2 से। ये 3 आएगा, 1 आ जाएगा, अब किससे काटेंगे? 3 से, ये आ जाएगा। आया कि नहीं? यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3को 24, 24 इसका एलसीएम हो गया। ये कौन सा मेथड होता है आपका? ये आपका गुणनखंड मेथड होता है, सॉरी भाग मेथड होता है, डिवाइड वाला। ठीक है, इसके बाद अगर हमको इसको अलग तरीके से बनाना है 8 और 6 का, तो पहले हम 6 का निकालेंगे। वही बताओ, 2 3 6 होता है कि नहीं? 8 का करेंगे तो बोलेंगे क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। अब देखो इसमें क्या करते थे, इसमें क्या करना है, पहले जो दोनों में कॉमन हो उसको लिख लो। अब यहाँ बताओ कॉमन है क्या? कुछ नहीं है, और जो कॉमन नहीं है तो उनको भी रख दो। ठीक है भाई, ये 2 बच गया तो ये आ गया, ये 2 बच गया तो ये आ गया, ये 3 बच गया तो ये आ गया। अब इन तीनों को आपस में गुणा कर दो तो कितना आ गया? 24 आ गया। समझ रहे बात को? तो ये आपका एलसीएम तरीका होता है। थोड़ा सा अगर मान लो कि बड़ा नंबर अगर हम उठा लेते हैं, कि जैसे हमको बड़ा नंबर लेना है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 24 36 और आप 60, इसका एलसीएम निकाल के बताओ क्या आएगा? 24 36 और 60 का एलसीएम निकाल के बताओ क्या आएगा? पहाड़ा याद होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छे से पहाड़ा याद कर लो, जल्दी बनेगा आपसे। चौबीस 36 और 60 का एलसीएम 300। देखो वही तरीका हम अप्लाई करेंगे इसको। सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 18 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 15 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? अब 2 से कटेगा क्या? नहीं। 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 5 15, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 और ये 5। किससे कटेगा? 5, 1 1 और 1। ठीक है। अब यहाँ पे होता है ना, गुणा करने में थोड़ा सा आफत आ जाती है, तो हमेशा एक काम ये किया करो, जहाँ पे 2 और 5 दिख जाए तो वहाँ उनका गुणा पहले किया करो। 5 दूनी 10 रख दो, ख़त्म। 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36 होगा कि नहीं? और 36 का 10 में गुणा करोगे तो 360। समझ रहे हो बात को? तो जैसे होता है ना कि 5 और 2 दिख जाए तो उसको पहले आप गुणा कर लो, नहीं तो उस तरह अगर मान लो ऐसे करेंगे तो भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 गुणे 5 करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा कि नहीं? तो उसी तरह मान लो कि अगर कोई भी पेयर बन रहा है, अब जैसे मान लो कि आपने ऐसा कुछ किया, अब ऐसे समझ लो कि मान लो कि ऐसा कुछ आपने किया, थोड़ा सा बड़ा आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, है कि नहीं? 5 आ गया, 5 आ गया और 7 आ गया, ऐसा कुछ। अब बताओ गुणा करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया है आपको, 2 और 5 का गुणा करना है। बताओ 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। 10 2 बार आ गया और 10 गुणे 10 करोगे तो क्या आएगा? 100। ठीक। अब बताओ 3 3 9, 9 7 63 और 63 में 100 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? समझ रहे बात को? तो हमेशा जब 2 और 5 दिखे तो पहले उसी का गुणा करके बाकी जो बची संख्याएं हैं फिर उनका गुणा करना है। और ये जो मेथड आप देख लो, इसे यहाँ पे जो भी नंबर आपको दिख रहा होगा या आपने जितने भी अभी तक ये ऐसे एलसीएम निकाले होंगे, तो ये जितने भी नंबर आएंगे ये सारे नंबर अभाज्य नंबर आएंगे। समझ रहे बात को? अभाज्य संख्याएं आएंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने कभी 4 से भाग नहीं दिया होगा, आपने कभी 6 से भाग नहीं दिया होगा, दिया है क्या? नहीं दिया होगा। आपने कभी 9 से भाग नहीं दोगे, हमेशा अभाज्य संख्याएं ही आती हैं। समझ रहे बात को? तो इसलिए क्या है ना, आपको जो मैंने पहले अभाज्य संख्या बताया है, तो अभाज्य संख्याओं के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए।
ठीक है। टेबल आपको याद होना चाहिए। देखो टेबल याद होने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। गुणा आपका भाग है, एलसीएम एचसीएफ सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है ना। चलो फिर आज यहीं तक, कल इसके आगे फिर आपको देखेंगे, ठीक है।